कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना। तो इसको हल करने से पहले प्रश्नावली है हमारी 3.1। तो 3.1 का जो पहला सवाल है इसमें दिया हुआ है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले ये सभी परिभाषाएं समझते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं और फिर उसके बाद में प्रश्नावली को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें। तो सबसे पहली परिभाषा समझते हैं हम बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? तो इसकी परिभाषा है 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक, यानी जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हैं और वो बंद आकृति है तो उसको क्या कहेंगे? हम बहुभुज कहेंगे। जैसे तो 3 भुजाएं किस में होती हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज हुआ, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, सप्तभुज, ये सभी क्या हैं? हमारे बहुभुज हैं। ठीक है, अब समझते हैं इस बहुभुज के प्रकार। तो बहुभुज जो होता है वो पहला है समबहुभुज। ठीक, ये आपकी प्रश्नावली में है भी, है आगे आएंगे भी ये समबहुभुज। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है सम और बहुभुज। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों? समान हों, समबहुभुज कहलाता है। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों, समान लंबाई की हों, समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं तो ऐसी कौन कौन सी है जिसकी भुजाएं सभी समान होती हैं? तो जैसे वर्ग हुआ और समचतुर्भुज हुआ, समपंचभुज हुआ। यानी जिस बहुभुज से पहले सम लग रहा है ना, सम पंचभुज, सम सप्तभुज, सम अष्टभुज, सम नवभुज, सम दसभुज, सम लग रहा है, वो सब क्या होगा? आपका समबहुभुज होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला है दूसरा विषम बहुभुज। ठीक, विषम बहुभुज में क्या होता है? इसमें सभी भुजाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो समान नहीं होती हैं, सभी की लंबाइयाँ अलग अलग लंबाई की होती हैं। ठीक, तो इसके बारे में लिखते हैं विषम बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप का मतलब लंबाई की हों। ठीक है, विषम बहुभुज कहलाता है। आगे समझ में। अगला है तीसरा उत्तल बहुभुज।
उत्तल बहुभुज। ये क्या होता है? तो देखो, ये ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण आकृति के अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, भाग में हो। ठीक है, यानी जो विकर्ण होते हैं ना, उत्तल बहुभुज में आकृति के अंदर ही होते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते हैं। उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है। अब विकर्ण, तो देखो ये आकृति बनाते हैं। ये मैंने बना लिया, आपका आयत बना लिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने, इसका नाम ए, ये बी, सी और ये डी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? शीर्ष। जो कोने होते हैं, कोनों को क्या कहते हैं हम? शीर्ष। ठीक है, तो शीर्षों के क्या नाम है? शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? कोण भी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ये कोण का चिन्ह है, कोण। ठीक, तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक, उसके बाद में देखो, विकर्ण क्या होते हैं? जो ये सम्मुख शीर्ष होते हैं ना, सम्मुख शीर्ष, आसन्न शीर्ष। आसन्न शीर्ष कौन कौन से हैं? ये ए और बी है, ए बी डी है। ठीक है, यानी जो पास वाले हैं वो तो हैं आपके आसन्न शीर्ष। ठीक है, और जो आसन्न शीर्ष नहीं है, सम्मुख हैं, जो यानी कि आमने सामने हैं, वो हैं आपके सम्मुख शीर्ष। ठीक है, तो जो सम्मुख शीर्षों को जब हम मिलाते हैं ना, तो ये क्या बन जाता है हमारा? विकर्ण। तो एक विकर्ण तो बन गया क्या? ए बी, सॉरी ए सी। ठीक है, और ये दूसरा विकर्ण बन गया क्या? बी डी। ये दूसरा विकर्ण है आपका बी डी। ठीक, तो विकर्ण कौन कौन से हुए? एक विकर्ण तो हो गया ए सी और दूसरा विकर्ण हो गया बी डी। ठीक है, तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला सीधा रेखाखंड क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये अंदर, अब ये जो विकर्ण है ए सी और बी डी, तो ये आकृति के अंदर ही तो हैं ये, तो इसलिए क्या कहेंगे? इस अंदर वाले भाग को हम अभ्यंतर भाग बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर। ठीक है, या अंत भी बोल देते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला है आपका अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, तो इसमें क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसका, ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण आकृति के बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर, यानी आकृति के बाहर बनते हैं, आकृति के बहिर्भाग में बनते हैं या बनते हों, अवतल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो देखो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में अंतर समझ में आया क्या? उत्तल बहुभुज में विकर्ण अंदर की तरफ बनते हैं और अवतल बहुभुज में विकर्ण आकृति के बाहर की ओर बनते हैं।
जैसे देखो, जैसे मैंने ये आकृति बनाई अभी, ये आकृति बना ली मैंने, ठीक है। तब इसमें देखो, ये जैसे इसका नाम रख दिया मैंने ए बी सी और ये डी। अब इसमें देखो आप, तो इसका ये विकर्ण है ना, ये ए सी, ये आकृति के बाहर है या नहीं है? आकृति के बाहर है, तो इसलिए क्या है, ये आकृति के बहिर्भाग में स्थित है ये विकर्ण। तो जब विकर्ण आकृति के बाहर बन रहा है तो वो आपका अवतल बहुभुज होगा, और जब विकर्ण आकृति के अंदर बन रहा है तो वो आपका उत्तल बहुभुज होगा। आशा है आप इस परिभाषाओं को जरूर समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अगली परिभाषा है साधारण वक्र। तो ये क्या होता है देखो, तो ऐसी आकृति जो केवल सरल रेखाओं से, सरल रेखा या सरल रेखाखंडों, एक ही बात है, सरल का मतलब होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा। तो ऐसी आकृति जो केवल सरल रेखाखंडों से मिलकर बनी हो, क्या कहलाता है? साधारण वक्र कहलाता है। वक्र कहलाता है, ठीक है। जैसे ये आकृति है ये, तो ये क्या है? साधारण वक्र है ये। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? सरल रेखाएं हैं। ये भी सरल रेखा है, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, और ये भी क्या है? सरल रेखा है। तो ये क्या हुआ? साधारण वक्र हुआ, ठीक है। दूसरी आकृति बनाई मैंने ये, तो ये भी क्या है? सीधी रेखाओं से मिलकर बन रहा है, सरल रेखाओं से। तो ये भी क्या है आपका? साधारण वक्र हुआ ये, ठीक है। और ये भी क्या है आपका? साधारण वक्र है, ठीक। अब साधारण वक्र और अगली परिभाषा है आपकी साधारण बंद वक्र। तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है, देखते हैं वो आगे। चलो, छठा है साधारण बंद वक्र। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, बस मामूली सा। तो ऐसी आकृति जो सरल रेखाखंडों से मिलकर बनी हो और बंद हो, उसे साधारण या सरल बंद वक्र, साधारण या सरल बंद वक्र कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना अभी, परिभाषा जो साधारण वक्र है वही साधारण बंद वक्र की है। अंतर केवल इतना है कि इसमें जो आकृति है वो कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। यदि वो बंद है तो ही हम उसको साधारण बंद वक्र या सरल बंद वक्र कहेंगे, ठीक है। अन्यथा वो बंद नहीं है तो वो क्या हो जाएगी? साधारण वक्र हो जाएगी। तो ये जो आकृति है ये वाली, ये तो इसको हम साधारण वक्र ही कहेंगे, साधारण बंद वक्र नहीं कहेंगे। ये जो आकृति है इसको साधारण वक्र भी कहेंगे, और ये बंद है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? साधारण बंद वक्र भी कहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई हैं। आगे और कुछ बीच में आता है तो हम आपको बता देंगे। अब प्रश्नावली शुरू करते हैं।
तो देखो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो ये आकृतियाँ दी हुई हैं आपकी, ठीक। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। अब ये जो आकृतियाँ हैं वो हमें इनके आधार पर वर्गीकृत करना है, इनको बांटना है, ठीक है। जैसे पहला है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र इन आकृतियों में कौन कौन सी हैं वो हमें बताना है। तो देखो साधारण वक्र का मतलब है कि जो रेखाखंड से मिलकर बनी हो, ठीक है। मैंने परिभाषा भी बताई भी है तुम्हें, ठीक है। साधारण वक्र का मतलब, तो इसमें देखो साधारण वक्र वाली कौन कौन सी आकृतियाँ होंगी। तो देखो ये पहली जो है ये रेखाखंडों से मिलकर बनी है, दूसरी में भी रेखाखंडों से मिलकर बनी है। ये देखो इसमें रेखाखंड नहीं है, इसमें रेखाखंड हैं लेकिन ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये भी नहीं है। ये जो है इसमें भी बीच में रेखाखंड है, ये है इन दोनों साइड में भी रेखाखंड है, ठीक है। इसके साथ में इसमें भी रेखाखंड है, इसमें भी कोई रेखाखंड नहीं है। तो ये जो साधारण वक्र, तो साधारण वक्र में पहली है दूसरी है, ठीक है। तो यानी पहली दूसरी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये पांचवी है, छठवीं है और ये सातवीं। तो ये कॉमा लगा करके लिख देंगे 5, 6 और 7, ठीक है। पहला हो गया। तो देखो मैंने ये क्या है पहले की जगह पर ये दूसरा कर दिया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि जो पहला है ना, जो पहले में है 1, 2, 5, 6 और 7, वही हमारा दूसरे का भी आंसर है, यानी साधारण बंद वक्र भी यही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पहला और दूसरा हो गया। अब तीसरा सी में क्या है बहुभुज। तो अब हमें बहुभुज देखना है इसमें। तो बहुभुज का मतलब है 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से मिलकर बनी बंधाकृति बहुभुज कहलाती है। तो इसमें कौन कौन सा है, देखो एक तो बहुभुज ये हुआ और एक हुआ ये, और कुछ भी है। अब आप इसको देखकर कहें तो देखो ये आकृति कटी हुई है, तो इसलिए ये बहुभुज नहीं होगा, केवल पहली और दूसरी आकृति होगी। तो सी का आंसर आ जाएगा 1 और ये 2, ठीक है। उसके बाद देखो उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की परिभाषा मैंने लिखाई थी कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण जो होते हैं वो आकृति के कहाँ होते हैं, अंदर होते हैं, अंदर होते हैं। तो अंदर देखो क्या है, केवल ये दूसरी आकृति, यानी ये जो पतंग चतुर्भुज है इसमें ही अंदर की तरफ बनेंगे इसमें विकर्ण। एक विकर्ण तो बन जाएगा ये और दूसरा विकर्ण बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये उत्तल बहुभुज में केवल ये दूसरा ही आ जाएगा। फिर देखो ये ई है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज यानी विकर्ण बाहर की ओर बनते हैं अवतल बहुभुज में। तो देखो इसमें विकर्ण बाहर की तरफ बन रहा है ये, ठीक है। और इसमें भी जो क्या है ये विकर्ण बाहर की तरफ बन रहे हैं ये। आप इनको मिलाएंगे तो ये विकर्ण बाहर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ई का जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, पहला और ये चौथा, पहला और ये चौथा, ठीक है। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब प्रश्नावली जो 3.1 है इसमें सिलेबस को काट दिया गया है। तो एक तो ये प्रश्न 1, ठीक है, ये है, और दूसरा जो है वो है ये 5वें नंबर का, तो इसको आप दूसरा है, ये कौन सा प्रश्न है, दूसरा, ठीक है। और ये सभी हटा दिए गए हैं। तो ये दूसरा देखो समबाहुभुज क्या है। तो मैंने अभी परिभाषा बताई थी तुम्हें समबाहुभुज की। देखो समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों समबाहुभुज कहलाता है। वर्ग, समचतुर्भुज, समपंचभुज। तो इसकी ये परिभाषा लिख लेंगे। समबाहुभुज क्या है तो ये परिभाषा लिख देंगे इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है ये कि एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं। तो जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान हैं, तीनों भुजाएं समान हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इस तीसरे का जो पहला है इसका आंसर लिख लेंगे हम क्या, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। दूसरा है 4 भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं समान हैं उसको क्या कहेंगे, तो जिसकी चारों भुजाएं समान होते हैं उसको क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं वर्ग और दूसरा कहेंगे क्या, समचतुर्भुज,
ठीक है, तो ये दूसरे का भी आंसर हो गया। तीसरा है 6 भुजाएं, तो जिसकी सभी 6 भुजाएं और सभी भुजाएं समान है तो उसको क्या कहेंगे हम? समषटभुज। समषटभुज, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। और ये जो नीचे के प्रश्न है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये हटा दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। साथ ही इससे पहले जितनी भी प्रश्नावली हैं वो मैं करा चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथ साथ ही प्रश्नावली 6 से आगे की जो प्रश्नावली हैं वो मैं सभी करा चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो जो होगी उसमें हम प्रश्नावली 3.2 बताएंगे और उससे संबंधित जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे बहुभुज के बाह्य कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण और अंतः कोण का योग कितना होता है, और दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है, ठीक है। समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो वो सभी चीज़ें हम प्रश्नावली 3.2 में बताएंगे। धन्यवाद।